अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम बेसिक जब सेल पढ़ते हैं तो उसका पहला पार्ट है दैट सराउंड द सेल एंड ऑर्गेनेलीज। सेल मेम्ब्रेन सेल को सराउंड कर रहा है और ऑर्गेनेलीज को। सेल का प्रोटोप्लाज्म सराउंड करेगा और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है उसके अंदर जो कंपार्टमेंट्स बनते हैं, एक ऑर्गेनेली दूसरे से अलग होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी होती है जिसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास गाल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, विक्यूल है, लाइसोसोम है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज है जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। और कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज भी है या कुछ ऐसे पार्ट्स भी है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है। फॉर एग्जांपल राइबोसोम या सेल के अंदर बाकी जो साइटोस्केलेटन है उसके ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। इसका जो डायमीटर है वो 7 से लेकर के 10 नैनोमीटर है। द डायमीटर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज 7 to 10 नैनोमीटर, अगर हम नैनोमीटर में देखा जाए। अगर इसको आप एंगस्ट्रम में देखा जाए सो 75 से लेकर के 100 एंगस्ट्रम इसकी डायमीटर होती है। इसी तरह बाय नेचर ये लिविंग है। सेल मेम्ब्रेन को हम लिविंग या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लिविंग पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि लिविंग वो पार्ट होता है जिसके अंदर रिएक्शंस होते हैं। लेट्स सपोज अब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, उसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर रिएक्शंस होते हैं, क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन के अंदर रिएक्शंस होते हैं, इस वजह से इसको हम लिविंग कहते हैं। और ये थिन है, आप साइज देख ले 7 नैनोमीटर है, ये बहुत ज्यादा थिन होता है, बहुत ज्यादा पतला है और साथ में इलास्टिक है। ये सेल वॉल की तरह रिजिड नहीं है, उसके अंदर इलास्टिसिटी है, फ्लूइडिटी इसके अंदर मौजूद है। और ये डिलिकेट भी है। डिलिकेट का मतलब है इतना नाजुक है, ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। इस पर कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आपके पास कि किस पार्ट के डेथ से प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियल सेल की डेथ हो सकती है या किस पार्ट के डैमेज होने से इन सेल्स की डेथ हो सकती है। सो दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। पोजीशन के हवाले से अगर बात किया जाए सो प्लांट सेल के अंदर इसका जो पोजीशन होता है, प्लांट सेल में बेसिकली ये सेल वॉल के नीचे होता है। सो दिस इज नेक्स्ट टू द सेल वॉल। बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल के नीचे है, सिर्फ माइकोप्लाज्मा के अलावा जिसके ऊपर वॉल नहीं वहां पर ये आउटर मोस्ट लेयर है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर अगर देखा जाए सो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर है। कंपोजिशन के हवाले से अगर हम बात किया जाए किस चीज का बना हुआ, इट इज कंपोज ऑफ द प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, जो प्रोटीन और लिपिड होता है उसको तो हम बाद में इसकी जो परसेंटेज वो डिस्कस करेंगे कि यार हमारे पास जो इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है वो ज्यादा है मिकदार में, 60 से लेकर के 80% मौजूद है, और जो लिपिड है वो 20 से लेकर के 40%, और कार्बोहाइड्रेट निग्लिजिबल अमाउंट में मौजूद है। वो परसेंटेज हम नेक्स्ट बोर्ड में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कंपोजिशन से देखा जाए तो उसके अंदर 3 चीजें हैं, प्रोटीन है, लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट है। उसके साथ बाई वॉल्यूम की बात करें सो इसका जो कंपोजिशन है बाई वॉल्यूम क्या चीज ज्यादा है? सो बाई वॉल्यूम हमारे पास लिपिड ज्यादा है और प्रोटीन कम है। इसको एक बार काट देते देखते हैं। सो बाई वॉल्यूम हमारे पास मेम्ब्रेन जो बना हुआ है वॉल्यूम के मिकदार से, इसका मतलब है इसके अंदर लिपिड का मिकदार ज्यादा है और प्रोटीन का मिकदार कम है। वॉल्यूम का मतलब है नंबर, नंबर लिपिड की ज्यादा है और प्रोटीन का नंबर इसके अंदर कम होता है। लेकिन बाई वेट अगर बात किया जाए तो प्रोटीन ज्यादा है, बाई मास प्रोटीन ज्यादा है और लिपिड उसके अंदर कम है। इसका उसको इस यहां से अंदाजा लगा दे, नंबर में प्रोटीन कम है लेकिन वो वेट में ज्यादा है, लेकिन लिपिड नंबर में ज्यादा है और वेट में कम है। सो हमारी बुक में जो डिस्कस हुआ है वो बाय वॉल्यूम नहीं हुआ है, वो बाय वेट हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट की तरफ चले जाता है कि द स्ट्रक्चर आर मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हुआ है या जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है कि किस तरह बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन का, यह मॉडल है। सो देयर आर द टू मॉडल, हमारे पास दो मॉडल्स होते हैं जो एक्सप्लेन कर देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। एक है वन यूनिट मॉडल और द सेकंड वन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो वन यूनिट मॉडल है ये इन द 1935 प्रपोज्ड बाय डेविसन और डेविड रॉबर्टसन। डेविड रॉबर्टसन ने या डेविसन ने इसको डिस्कवर किया था, सॉरी इसको पेश किया था इन द 1935। अकॉर्डिंग टू द वन यूनिट मॉडल, इस वन यूनिट मॉडल के मुताबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना है या जो सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है वो दो चीजें इसके अंदर है, प्रोटीन,
लिपिड प्रोटीन, इस पे एमसीक्यूज भी आ सकता है कि किस तरतीब से ये सही है। सो प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, इसका मतलब है ऊपर भी प्रोटीन है, नीचे भी प्रोटीन है और दरमियान में लिपिड है। अगर ऊपर देखा जाए तब भी प्रोटीन है, नीचे भी प्रोटीन है और दरमियान में लिपिड है, तो एक तरतीब से पड़ा है। इसलिए जो 1 यूनिट मॉडल है इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल मॉडल। सिमेट्रिकल मॉडल इसको क्यों कहते हैं? सिमेट्रिकल मॉडल होने की वजह क्या है? व्हाई दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल? सिमेट्री हम उसको कहते हैं जिसके अंदर चीजें तरतीब से लगी होगी। सो इसके अंदर चीजें तरतीब से लगी है, प्रोटीन है ऊपर, दरमियान में लिपिड है और नीचे फिर प्रोटीन है। सो अगर इस तरतीब से चीजों को रख दिया जाए, सो दिस इज नोन एज द सिमेट्रिकल। अगर पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, सो अकॉर्डिंग टू द 1 यूनिट मॉडल इट इज सिमेट्रिकल। अगर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से बात किया जाए तो फिर वो एसिमेट्रिकल बनेगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो 1 यूनिट मॉडल के मुताबिक ऊपर प्रोटीन है जो 25 एंगस्ट्रम का है, दरमियान में लिपिड है और लिपिड भी 25 एंगस्ट्रम का है, फिर नीचे पर प्रोटीन है वो भी 25 एंगस्ट्रम का है, जो नीचे वाला प्रोटीन है वो भी 25 एंगस्ट्रम का है। सो 25 एंगस्ट्रम ऊपर प्रोटीन, 25 दरमियान में लिपिड, 25 नीचे, इसको मिल मिलाकर के कितना बनता है? 75 एंगस्ट्रम, या ये बन जाएगा 7.5 या 7 नैनोमीटर। तो दिस इज ऑल अबाउट द 1 यूनिट मॉडल एंड द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सो डे स्टूडेंट्स, जैसे पिछले बोर्ड पे हम लोगों ने जिक्र किया था 1 यूनिट मॉडल का। सो यहाँ पर हम बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसको पेश किया था 1972 में सेंगर और निकोलसन ने। सो सेंगर और निकोलसन ने ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया। सबसे पहले बात करते हैं मोज़ेक का मतलब क्या होता है। मोज़ेक का मतलब होता है कि जब भी कोई चीज जिसके अंदर मतलब चीजें इरेगुलरली पड़ी, वो पीस की फॉर्म में पड़े, मुख्तलिफ पीसेस होते हैं, जैसा ये एक पीस है, ये दूसरा पीस है, तीसरा पीस, अगर वो रेगुलर ना हो सो उसको हम कहते हैं मोज़ेक। सो इस वजह से जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो एसिमेट्रिकल है, और इससे जो पहले मॉडल था वो था 1 यूनिट मॉडल, वो सिमेट्रिकल था। अगर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हवाले से सवाल पूछा जाए कि ये सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, सो दिस इज द एसिमेट्रिकल मॉडल, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन है वो रेगुलर नहीं है। अच्छा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर हम कहते हैं कि किस चीज़ का बना हुआ है, और इसके अंदर परसेंटेज की भी यहाँ पर बात करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर जो बना है दैट इज मेड अप ऑफ द लिपिड। लिपिड उसके अंदर 20 से लेकर के 40% होता है। ये हम लोगों ने पिछले जिक्र किया था कि ये बाई वेट है। सो लिपिड के अंदर जो पहला लिपिड है वो है फास्फोलिपिड। सो फास्फोलिपिड एम्फिथिक होता है। सो व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फिथिक? एम्फिथिक आ रहा है उस कंपाउंड को हम कहते हैं जिसके अंदर डुअल नेचर होता है। तो फास्फोलिपिड के अंदर डुअल नेचर है। डुअल नेचर क्या चीज है? सो फास्फोलिपिड इज हाइड्रोफिलिक, इसके अंदर हाइड्रोफिलिक नेचर भी है और हाइड्रोफोबिक नेचर भी है। सो फास्फोलिपिड का जो हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लवर। सो फास्फोलिपिड पोलर, उसका जो हेड है वो पोलर है। और व्हाई द फास्फोलिपिड हेड इज पोलर? क्योंकि इसके अंदर मौजूद है फास्फोरिक एसिड। सो इसके हेड के अंदर फास्फोलिपिड को अगर देखा जाए तो इसके हेड के अंदर फास्फोरिक एसिड मौजूद है, साथ में ग्लाइसरोल भी है, कोलाइन भी है। सो फास्फोरिक एसिड के साथ ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है। सो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का मिकदार ज्यादा होता है वो पोलर होता है। सो दैट इज व्हाई द हेड इज पोलर बिकॉज ऑफ द फास्फोरिक एसिड। और इस पोलरिटी की वजह से ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लवर है, एंड इट विल फेस द वाटर, ये वाटर को फेस करेगा। सो मेम्ब्रेन के अंदर ये वाटर की तरफ होता है, जिस तरह हम यहां पर देखा जाए। सो एक मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। सो इसका जो हेड है वो हमेशा पानी की तरफ होता है, यहां पर भी पानी होता है। अगर हम यहां पर थोड़ा सा बना भी दिया जाए, सो यहां पर वाटर मौजूद है, यहां पर वाटर मौजूद है। सो हेड हमेशा वाटर की तरफ होता है क्योंकि इसका हेड जो है वो पोलर है। और एम्फिथिक की बात कर रहे हैं कि डुअल नेचर है। सो हेड उसका पोलर है और दिस विल फेस द वाटर। और उसका जो टेल है, जो फास्फोलिपिड का जो टेल मौजूद है, सो दीज आर द टू टेल ऑफ द फास्फोलिपिड। ये टेल नॉन पोलर है, ये बने हुए हैं फैटी एसिड के। फैटी एसिड क्या है? जैसे हम सेकंड चैप्टर से जानते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन विद कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसके जो दो टेल है वो फैटी एसिड के बने होते हैं। सो इसका जो टेल है वो फैटी एसिड के बने, दे आर नॉन पोलर, और नॉन पोलर चीज हमेशा हाइड्रोफोबिक होती है, जो पानी से नफरत करते हैं। सो फैटी एसिड जो टेल के अंदर मौजूद है वो या तो सैचुरेटेड होते हैं या अनसैचुरेटेड होते हैं।
होते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिजम्स है वो आइस में रहते हैं, जैसा पोलर बियर है या रेनडियर है या पेंगुइन है, वो आइस पर होता है। सो वहां पर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड मौजूद होता है, ये जो लिपिड उसकी मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, इस लिपिड के अंदर जो फैटी एसिड है वो अनसेचुरेटेड होगा। सो दैट कंटेन द अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अब हम कहते हैं क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। कोई ऑर्गेनिज्म कोल्ड एरिया में, तो उसके फास्फोलिपिड के अंदर जो टेल है वो फैटी एसिड क्या होगा, अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का फायदा होता है कि वो लो टेम्परेचर पर भी मेल्ट रहता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। हाँ, जो गर्म इलाके के ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, सो वहां पर जो मेम्ब्रेन होता है या सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड के अंदर जो फैटी एसिड होगा वो क्या होगा, सेचुरेटेड। और जो लो इन्वायरमेंट में रहते हैं, सो वहां पर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड के अंदर जो फैटी एसिड है वो अनसेचुरेटेड होगा। अगर इस हवाले से क्वेश्चन आ जाए कि जो ऑर्गेनिज्म लो टेम्परेचर पर रहते हैं तो उसके अंदर किस चीज की मिकदार ज्यादा होगी, सो अल्टीमेटली हमने कौन सा ऑप्शन लेना होगा, दैट इज द अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। और जो गर्म इलाके होते हैं वहां पर ऑर्गेनिज्म की मेम्ब्रेन के अंदर सेचुरेटेड फैटी एसिड्स का मिकदार ज्यादा होता है। सो सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड इट विल डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। सो फास्फोलिपिड एमबीबीटी क्लियर हुआ कि फास्फोलिपिड का जो हेड है वो पोलर है और जो टेल है वो नॉन पोलर है। पोलर हेड फेस द वाटर एंड नॉन पोलर जो टेल होते हैं फैटी एसिड के बने होते हैं दैट विल फेस अवे द वाटर। अच्छा, दूसरा फास्फोलिपिड का जो दूसरा है वो फ्रेमवर्क बना रहे, इसका मतलब है मेम्ब्रेन का जो बेसिक फ्रेमवर्क होता है, मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो फास्फोलिपिड का बना होता है। सो दैट विल मेक द फ्रेमवर्क। और इसको हम कहते हैं फंडामेंटल कंपाउंड। फंडामेंटल कंपाउंड उसको कहते हैं जिससे बेसिक स्ट्रक्चर बना होता है। ये फंडामेंटल कंपाउंड और मेम्ब्रेन भी है, ये मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी देता है। ये मेम्ब्रेन का एक ओशियन है, ये फ्लूइड फॉर्म में होता है और उसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन फ्लोट करते हैं। सो ओशियन ऑफ द मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड, जिसके अंदर प्रोटीन फ्लोट करते हैं। उसके बाद दूसरा जो लिपिड है वो है कोलेस्ट्रॉल। हम लिपिड की बात करते हैं, पहला फास्फोलिपिड था और दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली अ क्लास ऑफ स्टेरॉइड्स है। सो दैट विल चेंज द परमेबिलिटी। चेंज परमेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल का मिकदार ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल को हम ज्यादा कर दिया जाए तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कम हो जाती है। और उसके साथ बात करें, कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है, ये मेम्ब्रेन को स्टेबल रखता है। किस तरह स्टेबल रखता है? फॉर एग्जाम्पल ये मेम्ब्रेन का एंटीफ्रीज भी इसको बफर क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टेबिलिटी, जो चीज किसी मीडियम को या किसी चीज को स्टेबल रखे उसको हम कहते हैं बफर। सो इसलिए इसको बफर ऑफ द मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसको एंटीफ्रीज ऑफ द मेम्ब्रेन भी कहते हैं कि लो टेम्परेचर पे अगर फास्फोलिपिड का जो लेयर होता है उसे एनर्जी लॉस होती है, वो करीब आते हैं क्रिस्टल फॉर्म में बनते हैं। सो मेम्ब्रेन को क्रिस्टलाइज फॉर्म से बचाने के लिए जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो है कोलेस्ट्रॉल। सो इस वजह से कोलेस्ट्रॉल को मेम्ब्रेन का एंटीफ्रीज भी कहते हैं। अगर मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल ना हो तो मेम्ब्रेन एकदम जम जाएगा। मेम्ब्रेन की जो फ्रीजिंग है या उसका जो क्रिस्टल फॉर्म है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक कोलेस्ट्रॉल पे, दूसरा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के ऊपर। ये वो कोलेस्ट्रॉल का रोल। अब जो तीसरा है वो है ग्लाइकोलिपिड। कभी कभार ये लिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर के ग्लाइकोलिपिड बने जो एज अ एंटीजन काम करेगा। वो नेक्स्ट बोर्ड पे हम डिस्कस करेंगे क्या चीज होता है। सो मेम्ब्रेन के अंदर हुआ लिपिड 20 से 40%। और जो दूसरा हमारे पास मौजूद है मेम्ब्रेन के अंदर वो है प्रोटीन लेकर के 60 से लेकर के 80% हमारे पास मौजूद है और ये इरेगुलर फॉर्म में होते हैं। प्रोटीन कोई रेगुलर फॉर्म में नहीं, इस वजह से इसको कहते हैं मोज़ेक, इस वजह से इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल। अगर लिपिड की बात करें तो ये बाइलेयर फॉर्म में होता है। फास्फोलिपिड बाइलेयर फॉर्म में, वो सिमेट्रिकल फॉर्म में होता है। लेकिन उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी इरेगुलर है और जो प्रोटीन है वो भी इरेगुलर है, इस वजह से मेम्ब्रेन को कहते हैं एसिमेट्रिकल। सो प्रोटीन जो हमारे पास मौजूद है 60 to 80%। अगर पोजीशन के हवाले से बात की जाए, सो पोजीशन के हवाले से प्रोटीन दो तरह होता है, इंट्रिंसिक और इंटीग्रल। इंट्रिंसिक और इंटीग्रल होता है जो मेम्ब्रेन के अंदर है और ये हमेशा नॉन पोलर होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन का जो हेड है वो पोलर है और नीचे पोलर है और दरमियान जो टेल है वो नॉन पोलर है। सो टेल के अंदर जो प्रोटीन आता है दरमियान में वो भी नॉन पोलर ही होते हैं। और पोजीशन के हवाले से दूसरा देखा जाए तो वो है एक्सटेंसिक या पेरिफेरल। एक्सटेंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन वो होते हैं जो सरफेस पर होता है, उसको हम कहते हैं पोलर, क्योंकि मेम्ब्रेन का जो सरफेस है वो पोलर है, वहां पर है। तो ये भी हम नेक्स्ट बोर्ड पे हम इसको डिस्कस कर देंगे।
अच्छा, ये हुआ किसके हवाले से? पोजीशन के हवाले से दो तरह के प्रोटीन है, इंट्रिंसिक भी है और एक्सट्रिंसिक भी है। लेकिन फंक्शन के हवाले से ये प्रोटीन क्या रोल प्ले कर रहा है? प्रोटीन चैनल का रोल भी प्ले करेगा, कैरियर प्रोटीन का रोल भी प्ले करेगा, पंप का रोल भी प्ले करेगा, गेट का रोल भी प्ले करेगा, एंजाइम का रोल भी प्ले करेगा। सम टाइम जिस तरह लिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ मिला, कभी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ मिल करके ग्लाइको प्रोटीन बना रहे जो एज आ रिसेप्टर का काम करते हैं। सो हम आते हैं जरा उसके स्ट्रक्चर की तरफ। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जिस हम लोगों ने उस पिछले बोर्ड पे डिस्कस किया था कि मेम्ब्रेन बना हुआ है फास्फोलिपिड का। सो फास्फोलिपिड वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि इट इज अरेंज इन द बाइलेयर फॉर्म। बाइलेयर इसको कहते हैं कि लिपिड के एक लेयर ऊपर है, दूसरा नीचे, इसको कहते हैं बाइलेयर फॉर्म। इसका हेड पोलर है जो फेस द वाटर, और टेल नॉन पोलर है जो एक दूसरे के आमने सामने आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फास्फोलिपिड। और ये जो फास्फोलिपिड है ये मेम्ब्रेन का फंडामेंटल कंपाउंड है, मेम्ब्रेन का फ्रेमवर्क बना रहा है। और फास्फोलिपिड हम लोगों ने जिक्र किया था, ये फ्लूइडिटी देता है, ये फ्लूइड फॉर्म में होता है और इसके अंदर जो प्रोटीन है वो फ्लोट करते हैं, मूवमेंट करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ओशियन ऑफ द मेम्ब्रेन। इट इज मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड का जो हेड है वो पोलर है और जो टेल है वो नॉन पोलर है। और टेल के अंदर क्या चीज मौजूद है? दैट इज द फैटी एसिड। सो ये जो टोटल लेयर है इट इज called the phospholipid। ये फास्फोलिपिड है और ये किस फॉर्म में? इट इज इन द बाइलेयर फॉर्म। उसके बाद जो दूसरा लिपिड हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वाज द कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल इट विल प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन को स्टेबल रखता है, न जमने देता है न दूर जाने दे रहा है। सो इस वजह से हम इसको कहते हैं ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है। इट एक्ट एज बफर और साथ में एंटीफ्रीज का भी काम करता है कि मेम्ब्रेन फ्रीज ना हो जाए, जम ना जाए। और ये क्लाइमेट डिपेंडेंट है। क्लाइमेट डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि अगर इन्वायरमेंट कोल्ड हो तो उसकी मेम्ब्रेन के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल का मिकदार ज्यादा होता है। जो ऑर्गेनिज्म कोल्ड इन्वायरमेंट में होते हैं सो वहां पर कोलेस्ट्रॉल और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मिकदार ज्यादा होता है, तो मेम्ब्रेन को मेंटेन रखे। इस वजह से इसको कहते हैं एंटीफ्रीज। ये क्लाइमेट डिपेंडेंट होता है। ये बात समझ आ गई होगी कि यार अगर क्लाइमेट कोल्ड है, ज्यादा ठंड है, तो वहां पर सबसे पहले अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी देता है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल देता है। सो अगर इन दोनों में ऑप्शंस में दोनों आ जाए तो हम लोगों ने पहले अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को क्लिक करना है। सो कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल का मिकदार ज्यादा होगा मेम्ब्रेन के अंदर। दिस विल कीप द सेल मेम्ब्रेन मेल्ट एट द लो टेम्परेचर। सो वह दूसरा लिपिड कोलेस्ट्रॉल। और जो तीसरा लिपिड था हम लोगों ने वहां पर जिक्र भी किया था, समटाइम लिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर के ग्लाइकोलिपिड बना देता है और ग्लाइकोलिपिड मेम्ब्रेन के अंदर एज अ एंटीजन काम कर रहा है और साथ में एज अ मार्कर ऑफ द सेल होता है या फिंगरप्रिंट ऑफ द सेल का काम कर रहा है। मार्कर ऑफ द सेल का मतलब है ये सेल का कोई पहचान होता है। जैसे मेरा कोई सेल है आरबीसी, हम कहते हैं कि अब मेरा आरबीसी ए ग्रुप है और आपका आरबीसी बी ग्रुप है। सो ये जो ए और बी की क्लासिफिकेशन होती है वो एंटीजन के बेस पर होती है। सो सम एंटीजन आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोलिपिड। ये ग्लाइकोलिपिड का बना होता है। अच्छा, ये हुआ लिपिड के बारे में। अब प्रोटीन की तरफ आते हैं। प्रोटीन में हम लोगों ने वहां पर भी जिक्र किया था कि यार हमारे पास दो तरह के प्रोटीन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन। पोजीशन के हवाले से अगर बात किया जाए तो एक प्रोटीन एक्सटेंसिक प्रोटीन, या इसको हम लोगों ने एक और भी नाम दिया था, इसको कहते थे पेरिफेरल। और ये हमेशा फाइब्रस प्रोटीन होता है। सो जैसे मेम्ब्रेन के ऊपर ये सब पोलर है, सो ये प्रोटीन भी पोलर है क्योंकि पोलर हेड पर ये अटैच होता है, ये पोलर है और ये सरफेस पर होता है। एक्सटेंसिक प्रोटीन का मेजर रोल ये है, ये मेम्ब्रेन को रिजिडिटी देता है। जिस तरह फास्फोलिपिड फ्लूइडिटी देता था और ये मेम्ब्रेन को रिजिडिटी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि द रिजिडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज ड्यू टू प्रोटीन की वजह से, बेसिकली उसके अंदर एक्सटेंसिक प्रोटीन। साथ में ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर, इसका मतलब मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को रिजिडिटी देता है, उसको मेंटेन रखता है, उसको मजबूती दे रहा है। इस वजह से इसका मेजर रोल है वो रिजिडिटी। साथ में सेल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है समटाइम इस एक्सटेंसिक प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाता है, तो क्वेश्चन आता है उस कार्बोहाइड्रेट में कितने ग्लूकोज होने चाहिए। 2 से लेकर के 60 तक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल करके
इस प्रोटीन के साथ लग जाता है तो ये बना देता है ग्लाइकोप्रोटीन जो एज अ रिसेप्टर का काम करेगा। समटाइम दिस विल एक्ट एज एंटीजन। सो अगर ये जो सरफेस का प्रोटीन है, जो सरफेस पर प्रोटीन मौजूद होता है, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, सो दिस प्रोटीन इज नोन एज एक्सट्रिंसिक, ये सेल कम्युनिकेशन का काम करे। सेल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब ग्लाइकोप्रोटीन बनता है तो रिसेप्टर बनता है। रिसेप्टर वो चीज होती है जो दूसरे सेल से आई हुई है, एनवायरमेंट से जो सिग्नल आता है या दूसरे सेल से हार्मोन्स आते हैं, ये उसको रिसीव कर लेते हैं। इस वजह से इसको कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल, जो ग्लाइकोप्रोटीन एक रिसेप्टर बना, इट विल रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं दूं। कोई सेल हार्मोन रिलीज कर देता है, जैसा पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज कर देता है, वो जाकर के टारगेटेड सेल के साथ, मसल्स या लिवर के सेल के साथ वो लग जाता है। सो व्हाई दैट विल बाइंड टू द लिवर एंड मसल सेल इंसुलिन। क्वेश्चन आता है क्योंकि लिवर और मसल सेल के ऊपर उसके खास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। इस वजह से जो सिग्नल या जो हार्मोनल सिग्नल होते हैं, जो एक सेल हार्मोन रिलीज करेगा, दूसरा सेल उसको रिसीव करेगा, वो बेसिकली रिसेप्टर साइट पर रिसीव करेगा, और रिसेप्टर बना हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन का। या एक्सटर्नल सिग्नल होता है। एक्सटर्नल सिग्नल इसको कहते हैं। लेट्स सपोज मैं इस बोर्ड को देख रहा हूं, बोर्ड से रिफ्लेक्शंस आ रही है मेरे आंखों के अंदर। अब मेरे आंख के अंदर सेल्स है, उस सेल के ऊपर मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर है जो इन अल्फाज को रिसीव कर रहे हैं। या अब मैं बोर्ड को टच कर रहा हूं, ये मुझे ठंडा महसूस हो रहा है। सो ठंडा किस तरह महसूस हो रहा है? क्योंकि मेरे आंख के अंदर सेल्स है और उस सेल के ऊपर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर रिसेप्टर है जो ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। सो ये इस टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहा है, इस वजह से हम रिसेप्टर कहते हैं। नाक के अंदर सेल्स है, कोई केमिकल आता है नाक के अंदर, और नाक के अंदर जो सेल्स है, सेल के ऊपर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन है जो रिसेप्टर का काम करेगा, उस केमिकल को रिसीव करेगा। इसलिए हम कहते हैं रिसेप्टर सेल कम्युनिकेशन कर रहा है। सो ये हुआ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में कि सेल कम्युनिकेशन कर रिजिडिटी दे रहे, स्ट्रक्चरल रोल है, और ये पोलर है, सरफेस पर होता है। अच्छा, जो दूसरा प्रोटीन है वो है इंट्रिंसिक, या जिसको हम इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते थे। ये नॉन पोलर है। व्हाई इट इज कॉल्ड द नॉन पोलर? क्योंकि जो दरमियान का हिस्सा होता है वो नॉन पोलर है, और ये प्रोटीन हमेशा दरमियान के अंदर ही होते हैं, नॉन पोलर हिस्से में। एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। सेल के अंदर जितनी भी चीजें पास होती है, इट इज ड्यू टू द इंट्रिंसिक प्रोटीन, और ये ग्लोब्यूलर है। जिस तरह एक्सट्रिंसिक फाइब्रस था और जो इंट्रिंसिक है वो ग्लोब्यूलर है। ये हो गए द प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, या एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की बेस पर एक प्रोटीन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कार्बोहाइड्रेट मिलकर के रिसेप्टर। द सेकंड प्रोटीन इज नोन एज द चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन क्या कर रहा है? जिससे सब्सटेंस मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में इन अ वेरी सिंपल वे। एनर्जी नहीं चाहिए, पैसिव मूवमेंट होगी। फॉर एग्जांपल वाटर जो ऑस्मोसिस होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ये चैनल प्रोटीन से गुजरते हैं। सो चैनल प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर होता है, जिससे चीजें सिंपली पास होती है फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो, और ये रोल कौन प्ले कर रहा है? सो दैट इज द चैनल प्रोटीन। मेम्ब्रेन के अंदर जो दूसरा प्रोटीन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इट इज कॉल्ड द कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्या करेगा? ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर रहा है। इट विल कैरी एंड बाइंड विद द सब्सटेंस, ये सब्सटेंस के साथ बाइंड हो जाता है एंड कैरी अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। फॉर एग्जांपल स्पेशली ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। नाउ अगर कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल आकर के यहां पर इसके साथ बाइंड हो जाता है, and this will carry the glucose across the membrane, ये ग्लूकोज को across the membrane लेके जा रहा है। सो जो चीजें कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड होकर के मेम्ब्रेन से पास होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। व्हाई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? बिकॉज ऑफ द कैरियर प्रोटीन, ये किसी की असिस्टेंस से हो रही है, किसी चीज की मदद के तहत हो रही है। सो दूसरा प्रोटीन हुआ चैनल प्रोटीन, चीजें सिंपली पास होती है, कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड होकर के पास होती है और उससे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, और जो चैनल प्रोटीन है उससे ऑस्मोसिस होता है। और एक दूसरा प्रोटीन है जिसको मेम्ब्रेन के अंदर, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज गेट या लेजेंड गेट। एक और प्रोटीन है मेम्ब्रेन के अंदर, और ये वोल्टेज से कंट्रोल होता है, इसकी जो फ्लो है वो वोल्टेज से कंट्रोल होती है, ये वोल्टेज डिपेंडेंट होता है।
जो वोल्टेज गेट होता है या जो वोल्टेज प्रोटीन होता है, ये वोल्टेज से इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल होती है। इससे होता है कीमियो ऑस्मोसिस या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हम इसको कहते हैं। इसमें होता है क्या, जिससे आयंस मूव करते हैं फ्रॉम द आई कंसंट्रेशन टू द लोब, जिस तरह मेम्ब्रेन में पड़ता है न्यूरॉन के अंदर। लेट्स सपोज यहां पर सोडियम आयन का मिकदार कम है और बार सोडियम आयन का मिकदार ज्यादा है। सो सोडियम आयन जब यहां से मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, सो इसको हम कहते हैं कीमियोऑस्मोसिस या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिससे सिर्फ और सिर्फ आयंस चले जाते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो, और ये भी पैसिव वे है, इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती और ये कंट्रोल्ड बाय द वोल्टेज। ये जो गेट है ये वोल्टेज से कंट्रोल होता है। सो तीन हो गए, चैनल से चीजें सिंपली पास होती है, उससे स्पेशली ऑस्मोसिस होता है। कैरियर प्रोटीन से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, जिससे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड सेल के अंदर चले जाते हैं। वोल्टेज गेट से या वोल्टेज या लेजेंड गेट से या वोल्टेज गेटेड चैनल से आयंस पास होते फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। इसको हम कीमियोऑस्मोसिस भी कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। अच्छा, तीसरा प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं पंप। अगर आयन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पैसिव वे से चला जाए, इसको कहते हैं कीमियोऑस्मोसिस। लेकिन पंप क्या करेगा, आयंस को लेके जा रहा है लो कंसंट्रेशन से हाई में, इट इज अपोजिट टू द वोल्टेज गेट। वोल्टेज हाई से लो में, ये लो से हाई में लेके जा रहा है। लाइक अगर यहां पर सोडियम का मिकदार ज्यादा है ऑलरेडी और इधर सोडियम का मिकदार कम है, सो ये क्या करेगा, सोडियम को बाइंड करेगा, मूव करके वो लो की तरफ लेके जाएगा। जब सॉरी यहां पर लो है और उधर आई है, सो जब ये सोडियम को बाइंड करके अपने साथ लो से हाई की तरफ लेकर के चला जाएगा, सो दिस विल कैरी द सोडियम, ये मोमेंट करेगा जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आयंस को लेकर के जाएगा। सो इट इज नोन एज द एक्टिव वे। एक्टिव वे क्यों कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। इट विल यूज द एटीपी, ये एटीपी को खर्च करेगा। सो चार प्रोटीन हो गए, चैनल से चीजें सिंपली पास होती है, कैरियर बाइंड होकर के पास करेगा, जो गेटेड है उससे आयंस पास होते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो में, कीमियोऑस्मोसिस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। जो पंप होता है वो आयंस को लेकर के जा रहे हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में, और एक्टिव वे से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा जो एनर्जी खर्च करेगा। एंड द थर्ड वन हमारे पास जो बेसिकली जो प्रोटीन बन जाता है, सो चार तरह के प्रोटीन हो गए, चैनल प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है, गेटेड प्रोटीन है और पंप है। ये चार प्रोटीन रोल प्ले करेगा। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि द सब्सटेंसेस पास थ्रू द मेम्ब्रेन बाय, या कौन सा चीज है जो मेजर इन्वॉल्व है इन द पैसेज ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो है प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, इस तरह का। तो हमारी जो बेसिक चीजें जो इन्वॉल्व है, जो चीजों के मेम्ब्रेन से पास कर देते हैं, बेसिकली वो प्रोटीन होता है। लिपिड नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, फॉस्फोलिपिड नहीं है, जो बेसिकली प्रोटीन है दैट इज इन्वॉल्व इन द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन से चीजों को पास करेगा। अब आगे चीजें देखें, पानी को पास करने के लिए चैनल चाहिए, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को पास करने के लिए कैरियर प्रोटीन फैसिलिटी डिफ्यूजन से होता है, आयंस मेम्ब्रेन से पास होने के लिए वोल्टेज गेट चाहिए हाई से लो में, लो से हाई में जाने के लिए पंप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये सब कुछ चाहे आयंस हो, अमाइनो एसिड हो, ग्लूकोज हो, वाटर हो, एक किसी की असिस्टेंस के थ्रू हो रही है। अब एक कुछ ऐसी चीज है जिसको किसी चीज की असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज हमारे पास ऑक्सीजन है जो मिकदार ज्यादा है और ये सिंपली मेम्ब्रेन से पास हो जाता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, या कार्बन डाइऑक्साइड है द CO2, ये हाई कंसंट्रेशन से पास होकर के लो कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है। सो इट इज नोन एज द सिंपल डिफ्यूजन। अगर कैरियर प्रोटीन की वजह से हो जाए, इट विल बी नोन एज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर वो वैसे हो जाए, सिंपली मेम्ब्रेन से पास हो जाए, सो इट विल बी नोन एज द डिफ्यूजन। सो अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस पास थ्रू द मेम्ब्रेन विदाउट एनी असिस्टेंस,
ऑक्सीजन, आयंस, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाटर ऑप्शन दिया जाए तो उनमें से जो ऑक्सीजन है दैट नॉट नीड एनी असिस्टेंस, ये मेम्ब्रेन से सिंपली पास होते हैं। या आ जाए कि फास्फोलिपिड से कौन सा चीज सिंपली पास होता है, फास्फोलिपिड किस चीज को पैसेज देता है या क्या चीज है जो फास्फोलिपिड से सिंपल पास होता है, इट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो किसी चीज की मदद की जरूरत उसको नहीं है। साथ में एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको कोई असिस्टेंस नहीं चाहिए, सो दैट इज द फैट। जो लिपिड होता है, लिपिड मेम्ब्रेन से सिंपली पास होते हैं जिसको किसी चीज की असिस्टेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि लिपिड के अंदर सॉल्युबल है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल हुआ मेम्ब्रेन और ये उस मेम्ब्रेन का टोटल स्ट्रक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट की जिक्र करते हैं कि मेम्ब्रेन से कौन सा चीज़ किस तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन से ये होगी कि आपको और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और इंशाल्लाह एमडीकेट का जो पूरा कोर्स है हम इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।